Good afternoon, children. Again, this is your Sita ma'am. How are you all? I hope you are all fine, doing well. Let's begin. This much portion I have already explained you, children. And today that was archaeological sources. Now we'll do the literary sources. Okay. So to begin with, what is the meaning of literary? बेटा literary means literature, यानी कि लिखा हुआ, यानी कि बुक्स में जिसको हम पढ़ सकते हैं. सो ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस. और मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स हाथ की लिखी हुई किताबें. ओके उसको ज़्यादातर या मेन फर्स्ट बुक जो फर्स्ट कॉपी होती है ना, जैसे पहली बुक उसके बाद सारी उसकी कॉपीज़ बनती है, तो जो पहली बुक होती है उसको भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं. दे आर वेरी important for historians. Before the invention of paper, people wrote on dried palm leaves and bhojpatra, copper plates, etc. Some of the literary sources are as follows. So what are literary sources? The written records. Beta, whatever written records you find, जो भी लिखा हुआ रहता है, they are known as literary sources. So where are they written? In form of bhojpatra, कॉपर प्लेट्स, है ना, एंड पाम लीव्स, ड्राइड पाम लीव्स. ये जो पुराने ज़माने में इन सब में जो लिखा हुआ रहता था, दे आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस. वन मोर थिंग बेटा, दिस लिटरेरी सोर्सेस इज डिवाइडेड विथ थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज religious literature, second part is non-religious literature, and the third part is secular literature. So first again I'm telling you, literary sources is totally divided into three parts. The first part is religious literature, the second part is beta non-religious literature, and the third part is secular literature. So let's begin with the religious literature. So what does it means? It means it consists of the Vedas of the Hindus in Sanskrit, Pitakas of Buddhist in Pali, and Angas of Jain in Prakrit. They tell us about the religious belief, society, custom and tradition and of that time. The Purans of that time like Ramayana, Mahabharat are also provided as useful information of that period. Religious का मतलब होता है बेटा जो धर्म से जुड़ा हुआ, जो भगवान से जुड़ा हुआ, उन बुक्स को रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पुराण, महाभारत, बुद्ध की पतिकास एंड ये देखो जैनों की अंगाज. ये जितने भी लैंग्वेज में जो भी बुक्स पुराने ज़माने में मिली, फॉर एग्ज़ाम्पल एपिक्स यानी कि बेटा जैसे कि रामायण एंड महाभारत, ये एकमात्र ऐसी बुक है जो हमारे देश के लिए पवित्र बुक है. सो ये एपिक है, इससे दूसरा इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. सो ये रिलीजियस जो धर्म से जुड़ा, जो भगवान से जुड़ी हुई बातें करता है, वो रिलीजियस लिटरेचर है. ओके, नाउ कम टू नॉन रिलीजियस लिटरेचर. बेटा ये नॉन रिलीजियस लिटरेचर मतलब जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, सिंपल. सो कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेस, पोइट्री, ग्रामर एज वेल एज ड्रामा, एज वेल एज द राइटिंग्स ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र, कालिदास, अभिज्ञानम, शकुंतलम. अच्छा, ये नॉन रिलीजियस क्या होता है? जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी कि जो प्रोज है, पोइट्री है ना. तो जो प्रोज पोइट्री क्या होता है बेटा? प्रोज यानी कि ये जो आपके पास जो इंग्लिश रीडर है ना बेटा, उसको प्रोज बोलते हैं. यानी कि जिसमें स्टोरीज़ हैं, जिसमें आप बहुत कुछ पढ़ते हो, है ना, वो प्रोज होता है. एंड प्ले आप जानते हो, ड्रामास को बोलते हैं. पोइट्री आप जानते हो, पोएम को बोलते हैं. ग्रामर तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी भाषा को समझने के लिए. इसके अलावा महान बुक्स जो लिखे हुए थे, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत शानदार बुक है. कौटिल्य यानी कि बेटा चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र. देन कालिदास की महान एक बहुत सुंदर रचना, सुंदर बुक है जो सुंदर स्टोरी बताती है, अभिज्ञानम, शकुंतलम. ऐसे कई और बुक्स हैं जो आपको स्टोरी, ड्रामा, इस टाइप की बुक्स होती हैं जिनसे भगवान से रिलेटेड नहीं है,
ऐसे महान लेखकों के द्वारा लिखी हुई बुक्स को नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। देन कम्स टू बेटा सेकुलर लिटरेचर। ये सेकुलर में क्या होता है, इसमें होता है कि दे थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम। लोगों के बारे में जो बताता है, उस ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के लोग कैसे थे। यहाँ पे सोसाइटी के बारे में ज़्यादा बताता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द अकाउंट ऑफ इवेंट्स ऑफ द फॉरेन पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। अच्छा, इसमें कौन लिखेगा, लोगों के बारे में कौन लिखेगा, जो देखेगा, जो समझेगा। तो उस ज़माने में बेटा, पुराने ज़माने में हमारे इंडिया को घूमने के लिए बहुत दूर दूर से फॉरेन पिलग्रिम्स आए। फॉरेन पिलग्रिम्स यानी कि फॉरेन, बाहर से, पिलग्रिम्स यानी कि भक्तगण, कुछ बाहरी लोग आए थे और ट्रैवल, कुछ घूमने भी आए थे, इंडिया घूमने। तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फाहिन आया था चाइना से, है ना, ये चाइना से आया था, इसने भी लिखा था। और एम्बेसडर मतलब दूतावास, दूत जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं एम्बेसडर। तो मैगस्थनीज आया था, ये भी इंडिया के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में, ग्रीक का था, ये इंडियन लोगों के बारे में लिखा, है ना, इसकी बुक है, उसने अपनी बुक में लिखा। इस तरह से कई लोग हमारे इंडिया में आए जो लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में, प्रजा के बारे में, उस ज़माने में क्या क्या होता था, हिस्ट्री और कल्चर, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या त्यौहार होते थे, और ये सब लिखा हुआ जो मिलता था, उसको बोलते हैं सेकुलर लिटरेचर। ठीक है। अच्छा, एक और प्रकार है, ये मेनली बेसिकली 3 भागों में डिवाइड है। इसका एक और प्रकार है हिस्टोरिकल लिटरेचर। ये हिस्टोरिकल लिटरेचर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ एंशिएंट रूलर्स एंड बायोलॉजिकल स्केच लाइक हर्ष चरिता। ये हिस्टोरिक लिटरेचर क्या होता है बेटा, कि जो राजा अपनी खुद, ऑटो मीन्स अपना एंड बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स उसकी स्टोरी, ग्राफिक, है ना। सो जो अपनी लाइफ की स्टोरी लिखता हो, ऐसे राजा की स्टोरीज़ को हिस्टोरिकल लिटरेचर बोलते हैं। समझ में आया? हिस्टोरिकल लिटरेचर कौन बोलता है? तो जैसे हर्ष चरिता लिखी है किसने? राजा हर्षा ने, है ना। ऐसे ही बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी स्टोरीज़, अपना पूरा समय, मैंने ये किया, मैं यहाँ युद्ध गया, मैं इससे शादी की, मेरे ये बच्चे थे, है ना। अपनी जो कहानियाँ लिखता है, खुद की कहानी को, ऑटोबायोग्राफीज़ को, मैंने अभी आपको बताया ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की कहानी जो लिखते हैं, वैसी बुक्स को भी लिटरेरी बुक्स करते हैं। इससे भी हमको बहुत से राजाओं के बारे में पता चला। Then the various sources of history provide knowledge about the marvel of the past and inspire us to march forward to achieve greater height। ये देखिए, इन सब में अगर आप कहीं इन पे घूमने जाते हैं ना, तो बेटा यहाँ के पत्थरों पे भी बहुत कुछ लिखा रहता है, या उनके बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है कि इन लोगों ने इतने महान मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े शानदार मंदिर बनाए, इतने, उस ज़माने में तो बेटा लिफ्ट नहीं थी, सीमेंट नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने सब कुछ किया। तो हमको भी इन सब से प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और अच्छा करने की, और अपनी गलतियों को सुधारने की। तो हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है? ग्रेट लोगों के बारे में बताता है, ग्रेट पीपल के बारे में बताता है, उस समय के बारे में बताता है, वो गलतियाँ जो उन्होंने नहीं की, उन्होंने की, हमको नहीं करनी है। अभी देखिए, ये लॉकडाउन, अभी जो कोरोना चल रहा है ना, इससे पहले भी बेटा एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी जिसको बोलते हैं प्लेग, है ना। ये लंदन में फैली थी, और इसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्लास 10 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको छोटा सा बताइए, ये बहुत पहले एक समय आया था 18th सेंचुरी के आसपास, जब लंदन में चूहों के कारण बहुत बीमारियाँ फैल गई थी, और ऐसे ही लोग लॉकडाउन हो गए थे, घरों के बाहर नहीं निकलते थे, और अपनी खिड़की दरवाजे से ही जो भी सामान, दूध वगैरह, सब्जी वगैरह, बस हाथ डालते थे, निकालते थे। और लोग बाहर इसलिए नहीं निकलते थे कि बीमारियां हो जाती। अच्छा, उस वक्त समझ में भी नहीं आ रहा था बीमारी क्यों फैल रही है,
तो बाद में पता चला कि सारी बीमारी चूहों से फैल रही है। चूहों ने इतनी गंदगी मचा रखी थी लंदन में कि बहुत सारी बीमारियां फैल गई थी, मतलब प्लेग फैल गया था, बहुत लोग बीमार हो गए थे। तब जाके वहाँ की सरकार ने फिर से एक नया लंदन बनाया, नई तरीके से रोड बनाए, नए ड्रेन्स बनाए और फिर लंदन को साफ़ सुथरा किया। इस तरह से प्लेग की बीमारी सिर्फ लंदन और आसपास के शहरों में फैली थी और काफ़ी लोग मरे थे। उस ज़माने में लोग ट्रैवल नहीं करते थे ना, ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट नहीं था, लोगों को